यस आज का जो टॉपिक है उसका नेम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन एरर। ये टॉपिक आपका और कई एंट्रेंस एग्जाम में पढ़ाया जा चुका है, मतलब आ चुका है, और यहाँ पर हमने इसको पीछे के सालों में अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम में पढ़ा है। सभी बच्चे इधर फोकस करें, अबूजर, तहा, अंश, अमान वगैरह। यहाँ पर जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन एरर का पहला रूल यह है कि अगर कंडीशनल सेंटेंस होता है, देखो रूल ये कहता है कि वहां पर हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। फ्यूचर का जब यूज मतलब रहेगा बोलने में, लेकिन उसका इस्तेमाल कहां करेंगे फ्यूचर का, जब आपका व्हेन, आफ्टर, इफ ये वाले वर्ड्स अगर यूज रहेंगे। फॉर एग्जांपल कि इस सेंटेंस में कहा गया है इफ आई विल विजिट लंदन, इफ आई विल विजिट लंदन आई विल मीट यू। ये सेंटेंस गलत इसलिए क्योंकि यहां पर विल का यूज हो रहा है, क्योंकि जब भी ये सेंटेंस रहेंगे, सॉरी, जब भी आपका ये वाले सेंटेंस रहेंगे यानी ये वर्ड रहेंगे तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, उसमें विल का यूज करेंगे। लेकिन नॉर्मल वाले में हम सेंटेंस में आपका विल का यूज नहीं किया जाएगा, ये रूल कहता है। अब जैसा कि इसमें इफ आई विजिट लंदन, इफ आई विजिट लंदन आई विल मीट यू। वेरी सॉरी, मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, एक बार देखें जरा। यहां असल में इफ के बाद वाले में तो आपका प्रेजेंट टेंस यूज होगा और इधर वाले में आपका विल का यूज होगा, ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। जैसा मैंने बताया रूल क्या था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होगा जब हम फ्यूचर की बात करेंगे, लेकिन फ्यूचर का इस्तेमाल तब होगा जब ये वाले वर्ड्स आपके सारे रहेंगे। रूल नंबर 1 क्लियर है। अब रूल नंबर 2 पे इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। आई विल टॉक टू हिम व्हेन आई सी हिम इन द नेक्स्ट वीक। देखो व्हेन का यूज हो रहा है, इसके बाद कोई फ्यूचर का यूज नहीं हुआ है, यानी हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर वाले में यूज नहीं हो रहा है। अब जब आई विल कॉल यू एज सून एज के बाद जो है यहां पर प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है और उससे पहले विल का यूज है। इफ द प्लान सक्सीड आई विल कम, इफ यूज होने पर आपका यहां पर कोई फ्यूचर टेंस का यूज नहीं हो रहा है, बल्कि फ्यूचर टेंस का इस वाले क्लॉज में हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट आता है मैरिड विद, मैरिड टू। याद रखना हमेशा कि मैरिड के साथ जो है हम टू का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? टू का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर जो है मैरिड विद रहेगा, लेकिन मैरिड टू वाला हम इस्तेमाल करें मैरिड के साथ। याद रखना है शी इज मैरिड विद एन इंजीनियर, ये सेंटेंस आपका कहीं ना कहीं गलत है। शी इज मैरिड टू एन इंजीनियर, ये सही है। तो समझ में आता है कि मैरिड के साथ हमें टू का यूज करना होगा। क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपका एवरी विद सिंगुलर नाउन, एवरी विद प्लूरल। इस पॉइंट में क्लियर कर दूं कि जब भी एवरी का यूज होगा तो हम उसमें सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल नाउन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। रूल नंबर 3 में ये बताया गया है। तो जैसा कि एवरी स्टूडेंट्स यहां पर प्लूरल का यूज हुआ है इसलिए ये सेंटेंस गलत होगा, और यहां सिंगुलर का यूज है इसलिए ये सेंटेंस अपनी जगह सही होगा। नेक्स्ट आता है यूजिंग बट एंड ऑल्दो टुगेदर। देखो जब कभी भी ऑल्दो अगर स्टार्टिंग में रहेगा, जब कभी भी ऑल्दो अगर स्टार्टिंग में आएगा तो वहां पर हम कोई बट का यूज नहीं करने वाले हैं। जब कभी भी ऑल्दो अगर स्टार्टिंग में रहेगा तो बट का यूज वहां पर नहीं किया जाएगा, याद रखना, ठीक है। अब जैसे कि ये वाला सेंटेंस आपका है, इसके अंदर आपका ऑल्दो आ रहा है, ऑल्दो आ रहा है, लेकिन इसमें बट भी आ रहा था, इसीलिए गलत है। हालांकि सेंसफुली ये कहीं ना कहीं अपने आप में सही है, देखा जाए तो सेंसफुली। ऑल्दो इट वाज रेनिंग, हालांकि बारिश हो रही थी लेकिन मैं मार्केट फिर भी गया, ऐसे करके कह रहे हैं इसको। अब असल में है ये कि यहां पर जो है ऑल्दो जब अगर स्टार्टिंग में रहेगा तो उसके सेंटेंस में बट का यूज उसके साथ नहीं किया जाएगा। बस इतनी बात आप लोग को याद रखनी चाहिए। बेटा प्रेजेंट है आप। नेक्स्ट आता है कि इसके कुछ और एग्जांपल है। ऑल्दो सेल फोन्स इफ मेनी मैरिड्स, डिमैरिड्स कैन नॉट बी ओवरलुक्ड, ऑल्दो ही वाज नॉट वेल ही अटेंडेड द फंक्शन। अब अगला रूल आता है रूल नंबर 5, योर एंड योर। ये वाला योर जो है असल में ये शॉर्ट फॉर्म है किसका, कंट्रैक्शन है यू आर का, लेकिन ये जो है योर ये आपका कहीं ना कहीं पोजीशन को शो करता है। जैसा कि व्हाट वाज योर आंसर, तो ये योर यहां पर यूज नहीं होगा बल्कि योर होगा ये वाला, तो इसलिए गलत है। व्हाट वाज योर आंसर ये सही है। ऐसे ही आगे अगर इसके रूल में हम पढ़ते हैं, रूल नंबर 5 की बात कर रहे हैं, तो यहां पर 5 के अंदर आपने देखा कि योर इंडिकेट पोजीशन दैट इज समथिंग बिलोंगिंग टू यू, व्हाइल यू आर इज अ कंट्रैक्शन। यू आर क्या है, एक कॉन्ट्रैक्शन है किसका, ये वाला यू आर का। क्लियर है। जैसे कि वेयर इज योर सेल फोन, ये सही है, और यहां पर यू आर इंडिकेट किया जा रहा है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोजेक्ट। क्लियर है। यहां तक सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, ये हम बता चुके थे। अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 से, और 6 पॉइंट में क्या कहा गया जरा उसको समझना है, ठीक है। देखें बेटा ये कवर हो रहा है नीचे वाला पार्ट, इट्स और इट्स, जरा इसको समझें। इट और इट्स का जो मसला है ये क्या है, देखो ये वाला जो इट्स है ना, ये आपको बता रहा है कि ये देखो यहां पर हमने यूज किया इट्स संडेज मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग ये गलत है, लेकिन इसमें मैं कह रहा हूं इट्स संडे मॉर्निंग, ये सही है, क्योंकि ये जो IT एपोस्ट्रोफी एस लग रहा है ये असल में कॉन्ट्रैक्शन है किसका, इट इज का कॉन्ट्रैक्शन है, करेक्ट। लेकिन यहां पर जो है
ये वाला जो इट्स है ये पजेसिव प्रोनाउन को इंडिकेट करता है चीजों के लिए, जैसे कि द फ्लोर लुक्स ग्रेट विद इट्स न्यू मैट। बात समझ में आती है सबके। नेक्स्ट आता है इट्स रेनिंग आउटसाइड, तो हम कहेंगे इट इज रेनिंग आउटसाइड, क्योंकि इट इज का शॉर्ट फॉर्म है। ये वाला जो एपोस्ट्रोफी एस के साथ आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट को याद रखने, बहुत बार इसको बच्चे एपोस्ट्रोफी एस लगने पर पोजीशन में इसको समझते हैं कि ये पॉजिटिव प्रोनाउन आ रहा है, मतलब ये पोजीशन को शो कर रहा है, लाइक इस तरह समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, रूल नंबर 7 देखना है। अब यहां तक पॉइंट सबके क्लियर हैं? चलिए, रूल नंबर 7 में क्या कहा गया है? देखो 3 तरह के देयर हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देयर, देयर और ये भी देयर। असल में ये वाला जो देयर है बच्चों, तो ये होता है दे आर। क्या होता है बेटा? दे आर। ये वाला जो देयर है ये पोजीशन को शो कर रहा है ना, पोजीशन को शो कर रहा है। और ये वाला जो देयर है ये बेटा, ये वाला देयर, ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये प्लेस को शो करता है। क्लियर है बेटा? यही फर्क है इन तीनों के अंदर। अब इसके एग्जांपल्स देखें। इनकरेक्ट इसका क्या होगा? पेरेंट्स वर्क फॉर देयर चिल्ड्रन। यहां पर देयर वर्ड नहीं होना चाहिए था, बल्कि यहां पोजीशन शो करने के लिए ये वाला देयर होगा, जैसा कि अगले सेंटेंस में क्लियर किया गया। गॉट इट? पॉइंट क्लियर है ये वाला सबका? नेक्स्ट आता है देयर इज जनरली यूज्ड। ये वाला जो देयर है, देयर इज जनरली यूज्ड फॉर प्लेस, जैसा मैंने बताया प्लेस के लिए इस्तेमाल होता है। और ये वाला जो देयर है बच्चों रेफर्स करता है पोजीशन को किसी चीज से जो आप बिलोंग कर रहे हैं, दे। और ये वाला जो देयर है बच्चों, देयर, ये वाला एक्चुअल में देयर पढ़ेंगे इसको, लेकिन ये क्या है? दे आर। ये दे आर का कॉन्ट्रैक्शन है बेटा। एग्जांपल देखिए, चिल्ड्रंस आर प्लेइंग विद देयर टॉयज, देयर आर मेनी शॉप्स, दे आर गोइंग टू दिल्ली। सबका अलग अलग एग्जांपल से आपको क्लियर किया गया है। 7 पॉइंट्स तक सबका क्लियर है? यस सर। सारे बच्चों का? यस सर। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 8, यूनिक, मोस्ट यूनिक। पॉइंट 8 और 9 दोनों कवर करेंगे। देखें, समझ में आ रहे हैं सबके? कोई परेशानी? बेटा इससे आपके 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं, इससे 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, आप अच्छे से इसको समझ लें। यूनिक, मोस्ट यूनिक। दिस इज द मोस्ट यूनिक ड्रेस, ये इनकरेक्ट है, अब इसका रीजन बताएंगे। दिस इज द यूनिक ड्रेस, ये करेक्ट है। रूल कहता है एडजेक्टिव्स लाइक यूनिक, आइडियल, एंटायर, एक्सट्रीम, परफेक्ट, एक्सट्रीम, परफेक्ट डू नॉट एडमिट डिफरेंट डिग्रीज ऑफ द कंपैरिजन, क्योंकि ये अपने आप में ये कंप्लीट कह सकते हैं कि इसके लिए दूसरी डिग्री का लगना कंपैरिजन में जरूरी नहीं होगा, क्योंकि एडजेक्टिव्स की अपने आप में 3 डिग्री है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो यहां बेटा दैट जॉब इज परफेक्ट फॉर हिम। तो परफेक्ट जो वर्ड है, जितने भी वर्ड मैंने बोले हैं ये सारे एडजेक्टिव हैं, और ये सारे एडजेक्टिव जो होते हैं ये डिफरेंट डिग्री को नहीं लाए जाते, मतलब इसके साथ कोई अलग डिग्री नहीं लगती है। दीज कंडीशंस आर आइडियल, तो यहां पर आइडियल के साथ भी मोस्ट या आपका मच या मोर नहीं लगेगा। बोल देते हैं, ग्रामेटिकली गलत है ना, यही तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन एरर है, यही तो आपको ग्रामेटिकली रिटन पोर्शन में बताया जा रहा है, क्योंकि आपका जो वोकैब वहां पर कंप्लीट हो रहा है। वोकैब के अलावा आपका ये ग्रामर का पूरा, ये ग्रामर एंड यूसेज के टॉपिक के नाम से जो है उसमें पूरा ये सब आ रहा है। हालांकि हम बोल देते हैं, लेकिन बहुत बार सेंसफुली लोग वहां पर कैच कर लेते हैं, उसको समझते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो ग्रामेटिकली गलत हो। जैसे कि इस सेंटेंस में देखने में सही लग रहा है, दिस इज द मोस्ट यूनिक ड्रेस, नॉर्मल सा लग रहा है, लेकिन इसमें गलती क्या है? तो ग्रामर कहती है कि यूनिक अपने आप में ऐसा है, कंपैरेटिव डिग्री का, यानी यहां पर मोस्ट की हमें रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो इसीलिए दिस इज द यूनिक ड्रेस कहा जाएगा, दैट्स ऑल। और कौन कौन से वर्ड्स ऐसे हैं उसमें हमने बताया, जिसमें यूनिक हो गया, आइडियल हो गया, एंटायर हो गया, एक्सट्रीम हो गया, परफेक्ट हो गया, ये लगभग सभी वर्ड्स इसमें हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है मी एंड आई। नंबर 9 रूल है बच्चों, बात नहीं करें तो सुने। नंबर 9 रूल है मी एंड आई। तो बेटा मी एंड आई का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए ये इनकरेक्ट इसलिए, स्मिथ एंड मी वेंट टू द मॉल। अब इसमें समझ ही पा रहे होंगे आप लोग क्या गलत है, क्योंकि सब्जेक्ट के केस में यहां पर ऑब्जेक्ट यूज किया गया, स्मिथ एंड मी अपने लिए मैं कह रहा हूं, तो अगर एक सब्जेक्ट यूज हो गया तो हम सोच रहे हैं कि वहां आई की जगह मी कर ले। मी असल में ऑब्जेक्ट के केस में जाता है, सब्जेक्ट के केस में आई का ही यूज रहेगा। तो स्मिथ एंड आई वेंट टू द मॉल, ये सही है। रूल कहता है when talking about doing some activity with someone else use his her name followed by I। कहने का मतलब ये हो, देखिए अगले एग्जांपल समझे। My brother and I love ice cream, John and I are planning a trip। देखो यहां पर जो बोला जा रहा है
क्योंकि जब कोई चीज बिलोंग कर रही है दो लोगों से, जिसमें एक मैं हूं एक दूसरा बंदा है, तो वहां पर मैं अपने आप में आई का ही यूज करूंगा, क्योंकि एज अ सब्जेक्ट ही वहां पर यूज हो रहा है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर जॉन एंड मी कहें तो वो गलत होगा, क्योंकि बहुत से बच्चे सोचेंगे वो सब्जेक्ट तो एक ही है, लेकिन एक सेंटेंस में सब्जेक्ट एक से ज्यादा भी आ सकते हैं। क्लियर है? रूल नंबर 9 तक सबका क्लियर है? अब रूल नंबर 10 को देखना है, ठीक है? इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, रिवाइज जरूर करना है सभी बच्चों को। देखो रूल नंबर 10 क्या कह रहे हैं, देन एंड देन। यहां पर दो तरह के देन है, THEN THAN। इसमें फर्क क्या है इसको जरा समझना। इनकरेक्ट इसका क्या है, शी इज ब्यूटिफुल देन हर। THEN यहां ये गलत है, शी इज ब्यूटिफुल देन हर, ये सही है। देखो याद रखो, रूल कह रहा है कि THAN, रूल कह रहा है, सभी लोग गौर से सुने, TH इन पॉइंट्स को बार बार रिवाइज करने के बाद ही आपके दिमाग में बैठेंगे, इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी होगा, घर जाकर रिवाइज जरूर करना है, ठीक है? देन इज यूज फॉर अ कंपैरिजन। ये THAN जो है ये कंपैरिजन में यूज होता है, और THEN जो है ये यूज्ड होता है फॉर प्लानिंग, शेड्यूल और टू डू और टू इंडिकेट इंस्ट्रक्शंस। यानी ये कोई शेड्यूल वगैरह की हम बना रहे हैं अपना, कोई उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, या किसी का इंस्ट्रक्शन इंडिकेट कर रहे हैं, जैसे कि ही इज क्लेवर देन हर। तो यहां पर THAN जो है ये मैंने क्या बताया, ये कंपैरिजन में कि ये वो चालाक है उससे, हर से मतलब किसी लड़की के लिए, ही से मतलब लड़की, तो ये लड़का उस लड़की से चालाक है, तो इसका मतलब यहां पर कंपैरिजन किया जा रहा है, सही है। अब आगे सुनिए, फर्स्ट आई विल गो टू अमृतसर देन दिल्ली। आप ध्यान से सुन रहे हैं, फर्स्ट आई विल गो टू अमृतसर, पहले मैं अमृतसर जाऊंगा फिर मैं दिल्ली जाऊंगा। तो ये वाला देन जो है क्या होता है, कोई प्लानिंग या शेड्यूल, मतलब किसी चीज का हम प्लान कर रहे हैं, शेड्यूल बना रहे हैं, या किसी इंस्ट्रक्शंस को इंडिकेट कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में THEN रहेगा। बात समझ में? और THAN कहां होता है, जहां कंपैरिजन की बात होती है। कहां होता है THAN, जहां पर कंपैरिजन की बात होती है। क्लियर हो रहे हैं? अब नेक्स्ट नंबर पॉइंट पर आइए, अमाउंट एंड नंबर। अमाउंट एंड नंबर का क्या है, अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ पीपल आर विजिटिंग द स्टेडियम। ये गलत क्यों होगा बता देते हैं। अगला सुने, अ ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल आर विजिटिंग द स्टेडियम, ये सही है। देखो अ ग्रेटर अमाउंट था, यहां ग्रेटर नंबर। देखो अमाउंट इज यूज, जो बच्चे बात करें इधर फोकस करें, अमाउंट इज यूज फॉर अनकाउंटेबल कमोडिटीज। अनकाउंटेबल कमोडिटीज ध्यान देना, जिसे हम गिन नहीं सकते, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जो कोई भी अनकाउंटेबल चीज होती है या अनकाउंटेबल कमोडिटीज होती है, तो वहां पर हमारा अमाउंट का इस्तेमाल रहेगा। बताएं, अब बात यह है कि अमाउंट यहां पर है, यहां पर नंबर का है। नंबर इज यूज फॉर काउंटेबल थिंग। अब इसमें क्या था बच्चों, अ ग्रेटर नंबर, अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ पीपल। तो पीपल जो वर्ड लिखा है ये अपने आप में क्या है, काउंटेबल है। काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, बताइए। काउंटेबल है। हमने क्या बताया कि अनकाउंटेबल में। अब यहां क्या, ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल, तो इसलिए यहां पर काउंटेबल है, तो इसलिए ग्रेटर नंबर लगेगा। दूसरी बात, नंबर इज यूज काउंटेबल थिंग, तो जाहिर है कि पीपल काउंटेबल होने की वजह से ग्रेटर के साथ अमाउंट न लग करके नंबर लगेगा। एग्जांपल एक और है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड इज नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़े तादाद में हमें सैंड चाहिए, तो जाहिर है कि सैंड जो है ये आपका एक अनकाउंटेबल होता है। क्या होता है, अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल के साथ हम मतलब अमाउंट का यूज कर रहे हैं। A large amount या greater amount, both are the same thing. Clear? Next आता है, we can watch a number of TV shows. तो TV shows के हम जो है यहाँ पर जो नंबर का यूज हुआ वो इसीलिए हुआ है क्योंकि हम यहाँ पर काउंटेबल की बात कर रहे हैं। यस, अब बताइए। जैसे मनी, रुपीस वगैरह को भी तो हम काउंट कर सकते हैं, वहां पर अमाउंट का यूज क्यों करते हैं? उसका टॉपिक वो एक अलग मसला है, मैं आपको बताऊंगा बाद में। फिलहाल बस इतना समझ लें कि अनकाउंटेबल, मनी जो वर्ड है वो अनकाउंटेबल है, लेकिन वहां पर जब हम ये कहते हैं कि मेरे पास सपोज की 2 रुपए हैं, मेरे पास 10 रुपए हैं, मेरे पास 50 रुपए हैं, या मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, तो वहां पर एक लिमिट एग्रीगेट हो रही है, जिसकी वजह से हम वहां पर उसको डिटरमाइनर्स का इस्तेमाल करके आगे उसमें लगा देते हैं। लेकिन जब अगर सिर्फ मैं मनी वर्ड कहूंगा तो अनकाउंटेबल रहेगा। जैसे मैंने टी कहा, जैसे मैंने कॉफी कहा, तो टी एंड कॉफी क्या है, ये आपका क्या होगा, टी एंड कॉफी, ये आपका अनकाउंटेबल है। लेकिन जब मैं कह रहा हूं मेरे कप में जो टी है वो गर्म है, तो वो काउंटेबल हो जाएगा। गॉट इट?
देखो अगला आता है, इसको क्या पढ़ा जाएगा जो वर्ड ये लिखा है, जरा बताना। फीवर, इसको फीवर पढ़ेंगे या फीवर पढ़ेंगे, क्या पढ़ा जाएगा? देखो दोनों जगह अपनी, दोनों चीजें अपनी सही है। अगर हम इसको फीवर पढ़ते हैं तो एक तरह से वो भी ठीक है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन एक्चुअल में ऐसे फीवर, क्या है? फीवर। बात समझ में आ रही है? ठीक है। यस, अब नेक्स्ट आता है फ्यूअर एंड लेस। इनकरेक्ट क्या है? देयर आर लेस ड्रेस। जरा ध्यान देना, फोकस करें बेटा। देयर आर लेस ड्रेस, देयर आर फ्यूअर ड्रेसेस। बात क्या है कि जो ये वर्ड है ना, ये फ्यूअर जो लिखा है इज यूज फॉर काउंटेबल आइटम्स। किसके साथ? काउंटेबल के साथ। और लेस जो है वो इस्तेमाल होता है, ध्यान रखना, यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। लेस जो इस्तेमाल होगा वो अनकाउंटेबल के साथ होगा। अब यहां पर जो है लेस असल में ड्रेसेस लिख रहा था ना, इसीलिए ये यहां पर आपका इनकरेक्ट है। लेकिन जब हमने ड्रेसेस यहां देखा, भाई सेम वर्ड है, तो जाहिर है इसके साथ क्या होगा? और होगा, क्योंकि ड्रेसेस वर्ड आने के बाद सेंस आता है कि उसकी कहीं ना कहीं नंबरिंग होगी, 2 4 5 10 20 इतने के हम उसको काउंट कर सकते हैं। समझ में आ रही बात सबके? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, देयर वाज अ लेस रेनफॉल लास्ट ईयर। यहां पर क्या कह रहे हैं? लेस का मैंने बताया था कहां पर यूज होगा? जहां अनकाउंटेबल होगा। तो यहां पर रेनफॉल जो है इसीलिए लेस का यूज है, क्योंकि अनकाउंटेबल। अब क्या है? स्टूडेंट्स क्या है? ये काउंटेबल है, तो काउंटेबल में क्या यूज हो रहा है? फीवर। क्या यूज हो रहा है? नेक्स्ट आता है डिड नॉट। नेक्स्ट आता है डिड नॉट वाला। अब इनकरेक्ट क्या है? आई डिड नॉट सॉ हिम यस्टरडे। असल में मैंने यहाँ पर डिड नॉट देखने में तो बिल्कुल करेक्ट ही लग रहा है, आई डिड नॉट सॉ हिम यस्टरडे, नो डाउट बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन फिर भी इनकरेक्ट बताते हैं, अगले सेंटेंस में क्लियर होगा। आई डिड नॉट सी हिम यस्टरडे, ऐसा ही। देखो याद रखना कि वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रहती है, और जब कभी भी पास्ट टेंस के अंदर अगर हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाए या अफर्मेटिव के अलावा अगर यूज करेंगे, क्योंकि पास्ट टेंस में अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म रहेगी, लेकिन ये क्या है बच्चों? निगेटिव है। ये क्या है? निगेटिव है। और निगेटिव में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है। तो डिड नॉट का कॉन्सेप्ट ऐसे याद रखना। बहुत से बच्चे या बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि जब आप ग्रामेटिकली देख रहे हैं, यहां पर देखो ये V2 है, ये क्या है बच्चों? V2 है, लेकिन यहां जो है V1 है। यहां क्या है? ये V1 है। रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि यहां पर डिड नॉट यूज हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ V2 जो लगता है वो पास्ट इंडेफिनिट में, और वो भी उसके अफर्मेटिव में, ना तो नेगेटिव में यूज होगा ना इंटरोगेटिव में, कहीं यूज नहीं होगा। तो यही वजह है कि ये वाला सेंटेंस सही है। क्लियर है? यूज बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब विद डिड के साथ हम बेस फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। I did not study maths। नेक्स्ट आता है he didn't get up early। देखो यहाँ पर स्टडी वर्ड यूज हुआ है, did not की वजह से यहाँ पर get up यूज हुआ है, हर मदर did not की वजह से allow यूज हुआ है। वर्ब का सेकंड फॉर्म अगर यूज होगा तो वो नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं होगा, पॉजिटिव में होगा, यानी जहां पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है सिर्फ वहीं पर ही इसका इस्तेमाल होता है। पूरे टेंस के अंदर V2 का इस्तेमाल जो होगा सिर्फ और सिर्फ वो वही होगा जहां पर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, अगर वो नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है तो उसका इस्तेमाल नहीं होगा। क्लियर है ये पॉइंट? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अगला आता है टू एंड इनफ। 40 नंबर पॉइंट है टू एंड इनफ। ये जो वाला टू है, ये वाला TOO और इनफ। अब जरा देखें यहां पर कि इसमें कह रहे हैं दिस शर्ट इज टू इनफ फॉर मी। ये गलत है, बता रहे हैं भी क्यों गलत है। दिस शर्ट इज टू बिग फॉर मी, ये सही है। अब देखो इसके रूल्स में कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताए जाएंगे। रूल क्या कह रहा है जरा ध्यान से सुने। लिखा है टू इज यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। टू का इस्तेमाल हमेशा एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले होता है। ये बात आप सब जानते हैं कि एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है। याद रखना कि जब हम नाउन के साथ अगर एलवाई, बहुत अच्छा कंसेप्ट एक बताता हूं मैं आपको, एडजेक्टिव एडवर्ब का छोटा सा पॉइंट है। नाउन के साथ अगर हम एलवाई प्लस कर दें तो ये आपका क्या बनेगा? आपका एडजेक्टिव बनेगा बच्चों। क्या बनेगा? एडजेक्टिव बनेगा। याद रखना, अगर मैंने एडजेक्टिव के साथ आपका एलवाई प्लस कर दिया तो आपका क्या बनेगा? एडवर्ब बनेगा बच्चों। अब फर्क क्या है कि देखो इसको पहचानना जरूरी होगा कि नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है।
जैसे कि इसका एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिखा एल्डर, क्या लिखा मैंने? एल्डर। एल्डर क्या है? बड़ा अपने से, ये क्या होता है? नाउन होता है। अगर मैंने इसके साथ एलवाई ऐड कर दिया तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? एल्डरली। तो एल्डरली जो वर्ड है ये आपका कहीं ना कहीं एडजेक्टिव बन गया। क्या बन गया? एडजेक्टिव। ऐसे ही मैंने यहां पर जरा एक और एग्जांपल देते हैं। अगर मैंने लिखा ब्यूटीफुल, क्या लिखा? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल जो वर्ड है एक्चुअली ये एडजेक्टिव होता है, लेकिन अगर मैंने इसके साथ एलवाई ऐड कर दिया तो ये क्या बन जाएगा? ब्यूटीफुली, यानी ये आपका एडवर्ब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया है ये आप सबको याद रखना है कि जब कभी भी नाउन के साथ अगर एलवाई यूज होगा, जब कभी भी नाउन के साथ एलवाई यूज होगा तो एडजेक्टिव बनेगा, जब कभी भी एडजेक्टिव के साथ एलवाई यूज होगा तो एडवर्ब बनेगा। क्योंकि ये मैंने कॉन्सेप्ट इसलिए बताया, बहुत सारे बच्चों को ये गलतफहमी रहती है कि हर एलवाई वाला वर्ड आपका क्या होता है? एडजेक्टिव नहीं, एडवर्ब समझते हैं बच्चे। हर एलवाई वाला वर्ड आपका एडवर्ब होता है। हर एलवाई जोड़ने वाला वर्ब आपका क्या होता है? एडवर्ब होता है। बात समझ में आ रही है? लेकिन ये हम समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एलवाई जोड़ने वाला वर्ड एडवर्ब नहीं होगा, क्योंकि वो कई बार एडजेक्टिव भी होगा, कई बार एडवर्ब भी होगा। लेकिन फर्क इतना होगा कि जब नाउन में एलवाई जुड़ा हुआ है तो वो क्या होगा? एडजेक्टिव। और जब एडजेक्टिव में एलवाई जुड़ा हुआ है तो वो एडवर्ब होगा। अब सवाल ये उठता है कि आपको पता होना जरूरी है कि कौन से एडजेक्टिव होते हैं और कौन से नाउन होते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, क्लियर है ये पॉइंट? नेक्स्ट आता है, हाँ अब सुने इसके आगे कॉन्सेप्ट सुने। सो इन द अबव सेंटेंस यूज्ड टू विद द एडजेक्टिव बिग, इनफ इज यूज्ड बिफोर नाउन। एग्जांपल्स, आई डोंट हैव इनफ टाइम, आई डोंट हैव इनफ टाइम। नेक्स्ट आता है, देखो यहां पर मैंने टू और इनफ का कॉन्सेप्ट बताया था आपको। द रिंग वाज टू स्मॉल। तो ये कॉन्सेप्ट को जरा जहन में रखना है कि किसके साथ टू यूज करना है और किसके साथ इनफ यूज करना है। टाइम नाउन है। टाइम आपको क्या लगता है? एडवर्ब। एडवर्ब कैसे? वो तो खुद से एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। एडवर्ब भी है वैसे तो फिर हम इससे पहले इनफ इज यूज्ड बिफोर नाउन। इस वाले पॉइंट के अंदर मैंने क्या बताया आपको कि टू का इस्तेमाल जो हम कर रहे हैं वो एडजेक्टिव एंड एडवर्ब दोनों के साथ है ना। अब उसके बाद क्या बताया, इन द अबव सेंटेंस यूज्ड टू विद एडजेक्टिव बिग, जैसा हमने ऊपर यूज किया था अभी। इनफ इज यूज्ड बिफोर नाउन्स, तो नाउन से पहले। अब ये दूसरे एग्जांपल से, आई डोंट हैव इनफ टाइम। तो टाइम यहां पर जो है ये कहीं ना कहीं एडवर्ब है, और एडवर्ब से पहले क्या यूज करें? इनफ। और एडजेक्टिव से पहले क्या यूज कर रहे हैं? टू। क्लियर है? तो यहां पर ये क्या है? स्मॉल। तो इससे पहले क्या यूज किया? क्लियर? अब एक पॉइंट आता है, चलो यहां बात ही आगे और मैं आपको डिटेल आगे बताऊंगा, फिलहाल इतना ध्यान में रखें। नेक्स्ट पॉइंट आता है जेरेंट्स के नाम से। अब जेरेंट क्या होते हैं कि इसमें ऐसे वर्ड्स होते हैं कि ऐसा नजर आता है जिसमें आईएनजी लगा हुआ है। हाँ, आईएनजी वाला बच्चे सोचते हैं कि ये वर्ब भी हो सकता है, कई बार इसको कंटीन्यूअस में भी लेते हैं, लेकिन ये वो चीजें हैं जो आपकी कह सकते हैं कि एक तरह से हैबिट में आते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे अगर मैं बात करूं साइकिलिंग, ये जेरेंट में आएगा। स्मोकिंग, ये जेरेंट में आएगा। तो यहां जो वर्ड है वी एंजॉय टू गो फॉर वॉक आफ्टर डिनर, ये गलत है। क्यों है बता देते हैं। नेक्स्ट आता है वी एंजॉय गोइंग फॉर वॉक आफ्टर डिनर। तो यहां जो वर्ड आ रहा है ना गोइंग, तो यही जेरेंट का काम कर रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजें जहां पर मैंने बताया कि जो आपकी प्रैक्टिस में रेगुलर हैबिट में आ रहे हैं, तो वहां पर वो जेरेंट का काम करेगा। जैसे कि जेरेंट इज अ वर्ब, एक तरह से वो वर्ब भी होता है। फॉर्म विच फंक्शन एज अ नाउन। यस, ये असल में इसकी डेफिनेशन है कि लगता है वो वर्ब, नो डाउट जेरेंट एक वर्ब फॉर्म ही है, क्योंकि आईएनजी, साइक्लिंग, स्मोकिंग, है ना, स्विमिंग, ये सब वर्ड्स क्या हैं? वर्ब। लेकिन वो फंक्शन यानी काम किसका कर रहे हैं? नाउन का काम कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? एग्जांपल्स देखेंगे अभी इसके आगे। इन अदर वर्ड्स, जेरेंट इज अ नाउन। देखो कहा ना यहाँ पर एक दूसरे वर्ड्स में जेरेंट को एक नाउन ही कहा गया है। मेड फ्रॉम अ वर्ब बाय एडिंग आईएनजी, जो वर्ब से बनता है आईएनजी ऐड करने के बाद। देयर आर सम वर्ब्स लाइक dislike which are always followed by a gerund. For example, we enjoy going for a walk. यहां पर जो going है, no doubt ये verb नजर आ रहा है, लेकिन ये किसका काम कर रहे हैं? आपका gerund का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये noun as a noun function कर रहे हैं सेंटेंस के अंदर, इसलिए यहां पर कंसीडर किया गया gerund. The gerund always follows the verb enjoy. अब enjoy जो था वो आपका verb है, और gerund जो आता है जस्ट उसके
बाद आता है। बात समझ में आ रही है, याद रखना। इसी तरह से आई लव ईटिंग आइसक्रीम। अब असल बात क्या है कि बच्चे सोचते हैं ये वर्ब है इसमें। अगर मान लीजिए इस सेंटेंस को आपको दे दिया गया है, यहां पर मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, देखना यहां इस सेंटेंस को दे दिया गया और आपसे पूछा आई लव ईटिंग आइसक्रीम। अब पूछा जाएगा कि भाई इसमें वर्ब कौन सा है, तो 99% बच्चे अगर जेरेंड उनका क्लियर नहीं है तो वो क्या बताएंगे, ये वाला बताएंगे ये वर्ब है, लेकिन असल में ये आपका जेरेंड है। इसका रीजन एक और है, अगर किसी वर्ब के बाद कोई आईएनजी वाला वर्ड आ रहा है वही आपका जेरेंड है। कैसे ट्रिक, इसकी ट्रिक क्या है, याद कैसे रखना है, किसी वर्ब के बाद अगर आईएनजी वाला आपका कोई वर्ड आ रहा हो तो वो आपका क्या होगा, जेरेंड का काम करेगा। अब इसमें वर्ब क्या है, लव जो है वो आपका एक वर्ब है। जाहिर है कि वर्ब के बाद ही आपका जेरेंड होता है और वो वर्ब ही होता है एक्चुअल में, बस आईएनजी उसमें लगा होता है, लेकिन वो एज अ नाउन फंक्शन करता है सेंटेंस के अंदर। क्लियर है, आई लव ईटिंग आइसक्रीम। लास्ट पॉइंट आपका ले रहे हैं, पॉइंट नंबर 16, नेक्स्ट क्लास होगी। एवरी डे और एवरीडे, यहां पर देखो फर्क है, थोड़ा सा फर्क नजर आ रहा होगा आपको। वर्ड तो दोनों सेम ही है ना, एवरीडे एवरीडे। एक जो है EVERYDAY, यहां पर नजर आ रहा है, गैप है। दूसरा जो है यहां पर कोई गैप नहीं, करेक्ट, ये एवरीडे एक साथ आ रहे हैं। ही नीड अ कार फॉर हिज एवरीडे एक्टिविटीज, यहां गलत है, इनकरेक्ट लिखा है, अभी देख लेते हैं क्यों है। ही नीड अ कार फॉर हिज एवरीडे एक्टिविटीज, जरा ध्यान देना, ये वाला जो वर्ड है जो मिलकर के एवरीडे आ रहा है, सब लोग को नजर आ रहा है पीछे से, ये वाला जो वर्ड है एवरीडे में मिलकर के, एवरीडे इज एन एडजेक्टिव। ये क्या है, जो एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है कि कॉमन प्लेस और हैपनिंग एवरीडे, यानी कोई भी चीज या कोई भी काम जो रोजमर्रा की जिंदगी में हो रहा है, एक तरह से इस तरह हम कह रहे हैं यहां पर ये वाला जो एवरीडे जो अलग वाला है इज एन एडवर्बियल फ्रेज, यानी एडवर्बियल फ्रेज है, दैट मींस ईच डे, हर दिन या डेली। देखो बस इतना सा समझो, इस सेंटेंस में बहुत सारी डिटेल लिखी है, बस मेरे वर्ड्स में इतना समझो कि जो एवरीडे ब्रेक करके लिखा हुआ है वो एवरीडे आपका डेली वाला है। जो एवरीडे ब्रेक करके लिखा हुआ है वो एवरीडे आपका डेली वाला है। जो एवरीडे मिला करके लिखा हुआ है वो डेली वाला नहीं है, वो एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और जो ब्रेक करके लिखा हुआ है तो जाहिर है कि वो एडवर्ब का काम कर रहा है। इसमें एग्जांपल है आई मीट हिम एवरी डे, बात समझ में। ये वाला जो एवरीडे है जो अलग करके आई मीट हिम एवरीडे, आई मीट हिम डेली, बोथ आर द सेम थिंग, बात समझ में आती है। ही गोज टू कॉलेज एवरी डे, ये भी अपनी जगह सही है क्योंकि ये रोजाना कॉलेज जाता है। नेक्स्ट आता है आई नीड अ लैपटॉप फॉर माय एवरीडे वर्क। फर्क है, यहां पर बच्चे कहेंगे कि सर इसका भी सेंस वही जा रहा है कि एवरीडे वर्क, डेली काम के लिए, लेकिन असल में ये एक एडवर्ब का काम कर रहा है क्योंकि यहां पर वो डेली वाला काम वो नहीं है कि जो डेली हैबिट में ही है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि लैपटॉप से हम अगर काम कर रहे हैं तो भाई आज कर रहे हैं, मुमकिन है कि कल का गैप करें, मुमकिन है कि 2 दिन का गैप करें, लेकिन यह है कि ये हमारा जो है एडवर्ब का काम कर रहा है। तो यही फर्क है इसके अंदर कि यहां पर जो डेली एक्टिविटीज में आएगा वो आपका ब्रेक करके आएगा एवरीडे, और जो एडवर्ब का काम करेगा वो आपका एक साथ आएगा। बस ये फर्क है इसके अंदर, बाकी की चीजें आगे क्लियर करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी ग्रुप के ऊपर, ठीक है। चलिए क्लास में